प्रायद्वीपीय नदियाँ, तो यहाँ पे हमें जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ के विषय में बताया गया है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक माना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला दक्षिण भारत के पश्चिम किनारे दक्षिण से उत्तर तक जो है दिशा में फैली हुई है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रायद्वीपीय की जो है मुख्य नदियाँ है। ये नदियाँ जो है पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह जो है आगे चलकर डेल्टा बनाती है। पश्चिमी घाट के जो है पश्चिम में अनेक नदियां बहती हैं। नर्मदा और तापी जैसी बड़ी नदियां पूर्व से पश्चिम की तरफ बहकर जो है अरब सागर में गिरती है। नर्मदा बेसिन, तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से निकलती है और वह पश्चिम दिशा में एक दरार घाटी से जो है होकर बहती है और जबलपुर के संगमरमर के चट्टानों के प्रदेश से होकर बहती है। नर्मदा यहाँ ढलान के कारण तीव्र वेग से बहती हुई धुआंधार जो है नामक जलप्रपात की रचना करती है। इस नदी की सहायक जो है नदियाँ अधिक लंबी नहीं है, वे एक दूसरे से समकोण पर मिलती है। इन नदियों का बेसिन जो है मध्य प्रदेश एवं गुजरात में फैला हुआ है। नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर की है। तो यहाँ पे हमें बताया कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से निकलती है और वह पश्चिम दिशा में जो है दरार घाटी से होकर बहती है और जबलपुर की जो संगमरमर की चट्टानें हैं वहां से होकर वह जो है आगे बहती है। नर्मदा यह ढलान जो होती है इसकी वजह से वह तीव्र गति से बहती हुई धुआंधार नामक एक जो है जलप्रपात की रचना करती है और इस नदी की जो सहायक नदियां है वे भी अधिक लंबी नहीं है, वे एक दूसरे से समकोण पर मिलती है और इन नदियों का बेसिन जो है मध्य प्रदेश एवं गुजरात में फैला हुआ है। नर्मदा नदी की जो लंबाई है वह लगभग 1312 किलोमीटर की है। तापी बेसिन मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की गिरिमाला है। यही के बैतूल जिले से जो है तापी नदी निकलती है। यह नर्मदा के समांतर एक दरार घाटी से होकर बहती है और अंत में अरब सागर में जाकर गिरती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका बेसिन क्षेत्र फैला हुआ है। तापी नदी की लंबाई जो है यह लगभग 724 किलोमीटर की है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान संकरा है। यहाँ की नदियों की लंबाई जो है अत्यंत कम है। पश्चिमी और की मुख्य नदियों की लंबाई भी जो है कम है। इनकी जो है मुख्य नदियों में साबरमती और महिसागर भी है। तो यहाँ पे हमें बताया कि मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा की गिरिमाला है और यही के बैतूल जिले से जो है तापी नदी निकलती है और यह नर्मदा के समांतर जो है एक दरार घाटी से होकर बहती है और अंत में जो है यह अरब सागर में जाकर मिलती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका जो है बेसिन क्षेत्र फैला हुआ है और तापी नदी की लंबाई जो है लगभग 724 किलोमीटर की है और इसका जो तटीय मैदान है वह संकरा है। यहाँ की नदियों की लंबाई काफी कम है। पश्चिम की ओर की नदियों की लंबाई भी कम है और इन्हीं मुख्य नदियों में जो है साबरमती और महिसागर भी है। गोदावरी बेसिन, यह नदी जो है प्रायद्वीपीय नदियों में से जो है प्रायद्वीपीय नदियां उनमें सबसे बड़ी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के जो है पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1665 किलोमीटर है। यह नदी जो है पूर्व दिशा में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और जो है प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का बेसिन प्रदेश जो है सबसे विशाल है। इस नदी के बेसिन का जो है 50% हिस्सा महाराष्ट्र में है। शेष बेसिन प्रदेश जो है मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी है। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा आदि गोदावरी की भी सहायक नदियां हैं और गोदावरी का प्रवाहन जो मार्ग है वह लंबा और बेसिन क्षेत्र विस्तृत फैला हुआ है, इसलिए यह जो है गंगा जितनी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह प्रायद्वीपीय में सबसे बड़ी नदी है और पश्चिम घाट के ढलानों से निकलती है। इसकी लंबाई जो है लगभग 1465 किलोमीटर की है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है और बेसिन प्रदेश जो है इसका काफी विशाल है और जो यह नदी का 50% हिस्सा जो महाराष्ट्र में है, बाकी का जो हिस्सा है वह मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है। महानदी बेसिन, तो महानदी का उद्गम स्थान जो है छत्तीसगढ़ के पर्वतीय प्रदेश में है, वह वहां से निकलती है और यह ओडिशा से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई जो है लगभग 860 किलोमीटर की है और इसका बेसिन क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में है। उसके बाद है कृष्णा नदी, कृष्णा बेसिन, तो यह जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग जो है 1400 किलोमीटर की है और इसकी सहायक नदियां जो है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा है। इसका जो है बेसिन क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ
है। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर जो है उसके पास से जो है निकलती है और इसकी लंबाई जो है यहाँ पे 1400 किलोमीटर जितनी है। कावेरी बेसिन, तो पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से जो है कावेरी नदी का उद्भव होता है। इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है और इसमें मिलने वाली जो सहायक नदियां है वह है अमरावती, भवानी, हेमवती और कालिनी है। इसका बेसिन क्षेत्र जो है यहाँ पे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है। यह जो है तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में जो है कावेरीपट्टनम बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। उपयुक्त नदियों के अतिरिक्त जो है दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी और सुवर्णरेखा जैसी छोटी छोटी नदियां भी जो है पूर्व की ओर से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इतना जानिए, पृथ्वी की सतह पर जो 71% जलावरण है, जिसमें जो है 97% जल खारा है, मात्र 3% जल पेय के रूप में उपलब्ध है और इसका चौथाई भाग जो है बर्फ के रूप में है। झील, तो अब हमें उसके आगे जो है झील के विषय में बताया गया है। भारत में अनेक छोटी बड़ी झीलें हैं। मीठा पानी की जो है झीलें हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में है। अधिकतर झीलों में जो है वर्षा ऋतु में पानी होता है। शुष्क प्रदेशों में अंतःस्थलीय नदियों द्वारा जो है हिमालय में झीलों की रचना हिम नदी से भी हुई है। कुछ झीलें जो है पवन, नदी और मानव प्रवृत्तियों के कारण निर्मित हुई है। यहाँ पे बताया है कि विसर्पी नदियों के बाढ़ के प्रकोप के कारण जो है घोड़े की नाल के आकार के जो है झीलों का भी निर्माण हुआ है। समुद्री ज्वार के कारण जो है लगून झीलों की रचना हुई है। चिल्का, कोलेरू और पुलिकट इस प्रकार के झीलों के उत्तम उदाहरण हमें बताए गए हैं। राजस्थान में स्थित जो है सांबर खारे पानी की झील है, जिसके जो है पानी से नमक बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि कई प्रकार की हिम नदियों से जो कई प्रकार की झीलों वगैरह का भी जो है यहाँ पे निर्माण हुआ है और मानव प्रवृत्ति के कारण तथा विसर्पी नदियों के बाढ़ के प्रकोप के कारण जो है यहाँ पे झीलों का वगैरह का यहाँ पे जो है निर्माण हुआ है। मीठे पानी की झीलें जो हिमालय क्षेत्रों में है, जो हिम नदी द्वारा निर्मित हुई है। हिम नदी का बर्फ पिघलकर घाटियों में भरने से जो है खूब सुंदर झीलें निर्मित हुई है। कश्मीर की वुलर झील जो है भूगर्भीय क्रियाओं द्वारा बनी हुई है। इसके अतिरिक्त जो है डल, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा जो है बड़ा पानी आदि मीठे पानी की झीलें है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें जो कई झीलों के नाम वगैरह बताए गए हैं। झीलों की उपयोगिता, हमारे लिए जो है झीलें कई तरह से उपयोगी है। कई नदियां झीलों से निकलती है। जहां अधिक वर्षा होती है वहां झीलों में अधिक मात्रा में पानी का संग्रह किया जा सकता है। संचित पानी का उपयोग जो है सिंचाई तथा अन्य कामों के लिए भी किया जाता है और झील में संग्रहित पानी का उपयोग जो है अकाल के समय भी हो सकता है। नदियों पर बने बांध और उनके अंतर्गत जो है बनी हुई झीलें जल विद्युत उत्पादन के लिए खूब उपयोगी है और कई झीलें तो प्राकृतिक सौंदर्य में भी जो है वृद्धि करती है। परिणाम स्वरूप ऐसी झीलें जो है पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुई है। झीलें जो है मत्स्य उद्योग के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमें बताया कि झीलें जो है कई तरह से उपयोगी है। जैसे कई नदियों से जो है यहाँ पे कई नदियों से जो है झीलों से वगैरह निकलती है। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ जो है अधिक मात्रा में झीलों का पानी संग्रह किया जाता है और सिंचाई में, उसके बाद अकाल के वगैरह समय जो है यह पानी उपयोग में लिया जा सकता है तथा नदियों पर बांध बनाकर उसके अंतर्गत जो है बनी हुई झील वगैरह जो है उसमें जल विद्युत उत्पादन के लिए भी काफी उपयोगी है। कई झीलें जो है प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती है और यहाँ पे जो है पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हुई है तथा मत्स्य उद्योग के लिए भी जो है झीलें उपयोगी है। नदियों का आर्थिक महत्व, मानव इतिहास में सबसे अधिक महत्व नदियों का है। नदियों का पानी जो है यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है। ये मनुष्य की कई प्रवृत्तियों के लिए अनिवार्य है। नदियों ने जो है मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूर्ण किया है। कृषि एवं उद्योग का विकास जो है यहाँ पे नदियों के कारण हुआ है। प्राचीन संस्कृति भी नदियों की आभारी रही है। अधिकतर बड़े शहरों का विकास जो है नदियों के किनारे हुआ है, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, भरूच, सूरत आदि। तो यहाँ पे हमें बताया कि नदियाँ जो है यह कई तरह से जो है महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और यह जो है प्राकृतिक संसाधन है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश की कृषि के जो है विकास है तो नदियों को बुनियादी आधार माना गया है और यहाँ पे आधुनिक समय में जो है पीने के पानी के लिए, सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए तथा नौका विहार के लिए जो है नदियों का उपयोग होता है। नदी प्रदूषण,
तो नदी के पानी का उपयोग जो है घरेलू, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियों में अधिक होता है। हम नदियों को लोक माता कहते हैं, उन्हें पवित्र मानते हैं, फिर भी उद्योगों और गटरों का जो है दूषित पानी जो है नदियों में गिराते हैं। शहरों में तो जो है कूड़ा कचरा भी नदियों के पानी में डालते हैं। इस तरह लोक माता कहलाने वाले जो है नदी के पानी को हम प्रदूषित करते रहते हैं। निरंतर शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप जो है जल प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और नदी के पानी का जो है प्रदूषण हमारी यह राष्ट्रीय समस्या बन गई है। सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। सरकार के इस कार्य में जो है हमें हमारा योगदान देना अत्यंत आवश्यक है। तो उद्योगों वगैरह के द्वारा और कृषि वगैरह में जो है जल जो है नदी का प्रदूषण किया जाता है। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े नियमों का पालन करवाना चाहिए। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यानी कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है उसके द्वारा जल शुद्धिकरण योजना लागू करनी चाहिए। औद्योगिक इकाइयाँ अपना गंदा पानी नदियों में ना छोड़े, इसके लिए जो है कड़े नियम वगैरह बनाने चाहिए। औद्योगिक इकाइयों को अपने दूषित पानी में जो है रहे हानिकारक तत्वों को दूर करके पानी को नदी में छोड़ना चाहिए और नदी में जो है स्वच्छ पानी रहे और घर में जो है घर का कूड़ा कचरा जो है नदी में न डाले, इस बात का जो है प्रत्येक नागरिक को ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। NRCP नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट यानी कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। उसके बाद है गंगा नदी के शुद्धिकरण के जो है दूसरे चरण में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अमल में लाई गई है। तो विद्यार्थियों, हमारा यह जो है पाठ यहाँ पे पूरा होता है। आपको स्वाध्याय दिया गया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।